हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फर्स्ट चैप्टर की तो वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उस वीडियो की फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, तो आप फर्स्ट चैप्टर की ज़रूर देख लेना वीडियो। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस से पहले। ओके, तो हमारे टोटल 4 चैप्टर आने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो हमने चैप्टर 1 तो कर लिया है। चैप्टर 2 हमारा है बिल्डिंग्स न्यू दिल्ली, इंपीरियल आइडियोलॉजी एंड अर्बन मोर्फोलॉजी। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक पढ़नी है। शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू दिल्ली, दूसरा है हमारा टाउन प्लानिंग, तीसरा है आर्किटेक्चर एंड फोर्थ वन इज़ पॉलिटिक्स आफ्टर 1911। ओके, सो छोटा सा ही चैप्टर है, जल्दी से समझ आ जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। सो डोंट वरी, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ज़रूर करोगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन से। अगर हम बात करें 1911 के टाइम पर किंग जॉर्ज पंचम उनके कोरोनेशन दरबार में, ठीक है, ये एक किंग थे जॉर्ज। तो इनकी जो कोर्ट था उस टाइम वहाँ पर न्यू दिल्ली को एज अ कैपिटल अनाउंस करा गया। उस टाइम पे कलकत्ता कैपिटल हुआ करती थी इंडिया की, बट उसे शिफ्ट करा गया कलकत्ता से न्यू दिल्ली में। मतलब कि उन्होंने अनाउंसमेंट करी अपने दरबार में कि अब जो हमारी भारत की जो कैपिटल होगी वो दिल्ली होगी, न्यू दिल्ली। ओके, तो उससे पहले कलकत्ता हुआ करती थी। ओके, तो उसके बाद ये जो हुआ, मतलब ये हमारा जो कैपिटल चेंज हुआ, उससे जो वहाँ पर कॉलोनियल स्टेट्स थे और उस वहाँ के जो कॉलोनियल स्टेट्स में जो रहने वाले लोग थे इंडियंस, उन्हें भी ये चीज़ पता चल गई कि अब और ज़्यादा ब्रिटिश एम्पायर हम पे कब्ज़ा कर लेगा। मतलब हम और ज़्यादा क्लोज आ गए, ठीक है, और ज़्यादा बाउंड होगा हमारा ब्रिटिशर्स से, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर हम पे और ज़्यादा हावी होगा। और जो ये जो शिफ्ट हुआ इसकी वजह से और जो इफ़ेक्ट्स पड़े, मतलब कि ये सिर्फ उनके जो वहाँ की इम्पीरियल पावर थी और जो परमानेंस थी, उसके साथ साथ वहाँ पर उनकी जो एक ब्रिटिश पॉलिटिकल रिफॉर्म को और रीएफर्मेशन को और जो रिइंफोर्समेंट थी ब्रिटिश रूल की, उन सभी को इस चीज़ ने प्रोजेक्ट करा, मतलब उस चीज़ को दर्शाया, दिखाया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो न्यू दिल्ली है, उसको उस टाइम पे जो कॉलोनियल टाउन और जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर हैं उनमें मतलब न्यू दिल्ली को मास्टरपीस माना जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो एक मेन चीज़ थी वो ये थी कि जो ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली को जोड़ने के लिए उन्होंने जो एक एग्जैक्ट लोकेशन चुनी, मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चर, वहाँ के डिज़ाइन जो कि ओल्ड और न्यू दिल्ली को लिंक करती थी, ठीक है। वहाँ के जो मेटिकुलसली कंट्रोल रोड थे, बहुत ज़्यादा स्किलफुली जो कंबाइन कर रखा था उन्होंने पूरा सिस्टम, ताकि ये ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली आपस में मिल सके, ठीक है, ज्वाइन हो सके। तो इससे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक न्यू जो सेंचुरी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है वो बनाया, ठीक है। ये जो न्यू कैपिटल आई, इसकी वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ उस टाइम पे। सो ये तो हो गया हमारी इंट्रोडक्शन की बात, ये हमने ऊपर से पूरा समझ लिया है। नाउ अब हम इसकी थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि किस तरीके से शिफ्ट हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या चेंजेस आए। सो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू दिल्ली। ओके, तो अगर हम बात करें, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया था टू मूव द कैपिटल कैलकाटा टू दिल्ली, तो ये जो था, ये जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था और जो रिवोकेशन था उसका बंगाल का, उससे क्लोजली जुड़ा हुआ था, ठीक है। एंड जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर पूरा नॉर्थ इंडिया शामिल था, ठीक है। सो अगर हम बात करें, इसके अंदर असम, बिहार, उड़ीसा के जो सब प्रोविंसेस थे वो भी शामिल थे। और जो यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी
तो यहाँ पे जो प्रोविंसेस थे, ये प्रोविंसेस, तो उन्हें ये अनगवर्नेबल लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक सर एंड्रयू फ्रेजर थे, इन्होंने ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम पे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने चित्तौड़गढ़ और ढाका और मेम सिंह के जो बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट थे, इनको असम को लोकेटेड कर दिया। ठीक है, तो मतलब लोकेटेड करने का सुझाव दिया था, सजेस्ट करा था कि लोकेटेड कर देते हैं असम को। और उसके बाद दिसंबर 1903 के अंदर बाय लॉर्ड कर्जन इस प्लान को पब्लिक करा गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके जो भद्र लोग थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट के भद्र लोग सॉरी, वहाँ पर पूरा डर का माहौल हो गया, मतलब वहाँ पे डर फैल गया। ठीक है, उस डर को शांत करने के लिए, मतलब कंट्रोल में लाने के लिए, कम करने के लिए, और वहाँ पर जो लोकल यूरोपियन अपोजिशन थे उनको शांत करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी लाने के लिए वहाँ पर, तो कर्जन जो थे, कर्जन जिनके बारे में अभी बताया था मैंने, लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने ये प्लान बनाया था 1903 के अंदर। ठीक है, वो जो आसाम वाला था कि ये जो सब प्रोविंसेस हैं इनको अलोकेट कर देंगे आसाम को, तो वो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने एक प्लान बनाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि हम बंगाल का पार्टीशन कर देंगे, मतलब कि स्प्लिट कर देंगे बंगाल को। तो ये जो इनका प्लान था, इस प्लान को परमिशन भी मिल गई जून 1905 के अंदर। उसके बाद न्यू प्रोविंसेस बन गए, जिसको जो न्यू प्रोविंसेस बने वो ईस्टर्न बंगाल के नाम से और असम के नाम से जाने गए, और उनकी जो कैपिटल थी वो हमारी ढाका बनी, मतलब कि जो वहाँ की कैपिटल बनी वो ढाका बनी। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकला, वहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, जो पूरे 5 सालों तक चला ये प्रोटेस्ट। ओके, देन आगे बात करते हैं। तो एक सर जेम्स जेंकिंस ने एक लेटर लिखा 17 जून 1911 के अंदर टू लॉर्ड हार्डिंग, मतलब लॉर्ड हार्डिंग को ये लिखा कि ये जो बंगाल का पार्टीशन है उसको रिवोक करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, कैंसिल करने के लिए, और जो प्रोविंशियल बाउंड्रीज बनाई गई हैं उन्हें रीड्रॉ करने के लिए, और जो वहाँ की जो कैपिटल है, मतलब कि ये जो चेंज करी गई है कैपिटल, मतलब चेंज करने से पहले की बात हो रही है, मतलब जब तक चेंज नहीं हुई थी उससे पहले की बात बताई जा रही है, जब बंगाल का पार्टीशन हो गया था। तो ये जो जेम्स जेनकिंस हैं इन्होंने एक लेटर लिखा था, मतलब कि एक सजेशन देते हुए, मतलब प्रस्ताव देते हुए लॉर्ड हार्डिंग को ये लेटर लिखा था कि बंगाल का पार्टीशन रोक दिया जाए और दोबारा से रीड्रॉ करी जाए प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ को, और जो कैपिटल है उसे शिफ्ट कर दी जाए, मतलब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाए। ठीक है, तो ये सब जो भी था, ये उनके इसके पीछे जो रीज़न था उन्होंने जो बताया था, जो सर जेम्स जेनकिंस, उनका ये रीज़न था कि ताकि दोनों जो बंगाल है, मतलब जो पार्टीशन हो गया, उनके दोनों बंगाल में शांति आए, ठीक है, पीस आए। तो और इसके साथ साथ वहाँ पर जो अन्याय हुआ है, ठीक है, उसको हटाना वहाँ पे अभी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मतलब शांति के लिए। और वहाँ के जो बंगाली हैं जो उस जिस चीज़ को इनजस्टिस मानते हैं, अन्याय मानते हैं, उस चीज़ को रिमूव करना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस भी थी कि दरबार से, मतलब जो कोर्ट था, दरबार था, वहाँ से कुछ जस्टिस मिलेगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस थी, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो सर जेम्स जेनकिंस हैं इन्होंने ये लेटर लिखा था। ठीक है, तो अगर आगे की बात करें, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1911 दिल्ली के अंदर एक मिरेकुलस चेंजेस आए, मतलब उसके जो चेंजेस थे उसका रिज़ल्ट ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैमवेज और जो रेलवे लाइंस थी वो ट्रांसफॉर्म हुई एक एकड़ ऑफ फील्ड्स में इनटू सेटलमेंट दैट, मतलब कि जो सेटलमेंट पूरे लंदन से भी ज़्यादा बड़ी थी, इतनी बड़ी जगह
ठीक है। तो वहाँ पे पूरा मतलब अलग ही सेटलमेंट कर दी गई। और जो कोरोनेशन दरबार है दूसरी साइड 12 तारीख को मतलब 12 दिसंबर 1911 के अंदर एट किंग्स कैम्प नॉर्थ ऑफ दिल्ली, नॉर्थ ऑफ ओल्ड दिल्ली, वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसकी जो कैपिटल है उसे शिफ्ट करा जा रहा है कैलकुटा टू दिल्ली। ओके, ये जो अनाउंसमेंट किसने करी थी? किंग्स जॉर्ज वी ने। और ये जो अनाउंसमेंट हुई सरप्राइज थी, मतलब कि किसी को भी ये पता नहीं था क्योंकि ये ऑफिशियली सीक्रेट रखी गई थी। इसके प्रिंट्स और टाइटली गार्डेड थे सब कुछ, मतलब किसी को पहले ये इसके बारे में कोई खबर नहीं लगी थी कि ऐसा भी कुछ होने वाला है कि जो कैपिटल है वो उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये सबके लिए एकदम सरप्राइजिंग थी, मतलब शॉक थी एकदम। तो कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हुई और कुछ लोग इससे खुश भी हुए। मतलब यही है कि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, तो जिसको जैसे दिक्कत होती है तो उसको प्रॉब्लम हुई, जिसको नहीं हो रही थी तो उसको नहीं हुई। ओके, सो आगे अगर हम बात करें तो ये जो बंगाल के अंदर जब ये डिसीज़न लिया गया तो कुछ तो जो मॉडरेट थे वो सेटिस्फाइड हुए इस डिसीज़न के साथ, और जो सेल्फ रूल और टेररिस्ट वायलेंस हो रहा था उसको रिजेक्ट करने उनकी जो मांग थी उनको रिजेक्ट करने पर उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। ठीक है, तो इस चीज़ से वो लोग खुश थे। और अगर हम बात करें जो कलकत्ता के जो जेंट्री मतलब कि जो रिच लोग थे, मतलब कि अच्छे घर से बिलोंग करते थे, वो लोग इस बात को लेके इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, मतलब इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो यूरोपियंस थे कलकत्ता के, उन्होंने काफ़ी डीपली ये जो लॉस हुआ था उसे एक्सपीरियंस किया, और जो लॉस ऑफ प्रिविलेज हुआ था और जो उनकी जो प्राइड को जो हर्ट हुआ, ठीक है, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा इंडिगेशन हुआ था, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों के मन में गुस्सा पैदा हुआ था। ठीक है, जिन्होंने वो लॉस सहा था, ठीक है, जिनके लिए ये मतलब बहुत ज़्यादा उनके जो प्राइड है उसको हर्ट हुआ था। एंड अगर बात करें वहाँ पे जो मर्चेंट्स थे और जो नोटेबल लोग थे कलकत्ता के, जो बहुत लंबे टाइम से वहाँ की जो एक्सेसिव पावर थी उसका डायरेक्टली यूज़ करते थे, मतलब कि वहाँ पर सीधा तरीके से अपनी बात पहुँचाते थे, मतलब जो अमीर और जो पावरफुल लोग थे। तो जब दिल्ली दरबार में जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि शिफ्ट करी जा रही है कैपिटल, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी शॉकिंग था और उनके मन में इस चीज़ को लेकर काफ़ी गुस्सा भर गया था, क्योंकि उनका एक तरीके से नुकसान हो रहा था। इसलिए नाउ अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, ये जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी इंडिया की, इसके जो फैक्टर्स थे ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे। ठीक है, और फॉर द स्ट्रक्चरल बैलेंस और एक इफ़िशिएंट फंक्शनिंग के लिए लोकल और इम्पीरियल जो गवर्नमेंट थी उनके बीच एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, सो मतलब कि जो अगर हम कहें ये जो शिफ्ट हुई थी इम्पीरियल गवर्नमेंट फ्रॉम एक्सेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल ओपिनियन, मतलब लोकल ओपिनियन के इन्फ्लुएंस की वजह से जो इम्पीरियल गवर्नमेंट थी वो शिफ्ट हुई। ठीक है, तो इसलिए जो इमीडिएट पॉलिटिकल कंसर्न हुए अबाउट द पब्लिक ओपिनियन बंगाल में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं इस चीज़ के अंदर, मतलब कि जो ओपोजिशन जो पार्टी थी, ठीक है, जो अपोजिशन था हिंदूज़ की तरफ से पार्टीशन को लेकर कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, और जो मुस्लिम और यूरोपियंस का जो रिएक्शन था, ठीक है, और जो पब्लिक ओपिनियन था और पॉलिटिकल एक्साइटमेंट जो थी, ये काफ़ी थी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको डराने के लिए, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की वजह से गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिया जाता। इसलिए तो ये सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे जब वो कैपिटल को शिफ्ट करा गया कोलकाता टू दिल्ली। तो अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं जो हमारा है टाउन प्लानिंग। ओके, सो अगर हम बात करें 20वीं सेंचुरी के अर्ली ईयर्स की, तो उस टाइम पे जो दिल्ली म्यूनसिपैलिटी थी वो पूरी प्रॉब्लम से घिरी हुई थी। प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी गवर्नमेंट ने, मतलब इम्पीरियल गवर्नमेंट ने। सो 3 दिक्कत खड़ी करी थी। पहली रेलवे एक्सपेंशन,
आर्मी रिक्वायरमेंट और 2 दरबार की अर्जेंट जो नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो पब्लिक हेल्थ है और जो इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स हैं, उन सब के लिए इनफ रेवेन्यू नहीं था। मतलब कि इतना रेवेन्यू नहीं था कि उन सबको शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करा जा सके, वो काम करे जा सके। सो कोई भी काम करना हो तो उसके लिए रेवेन्यू की ज़रूरत तो पड़ती ही है, पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है। पैसा नहीं होगा तो बहुत कम समय में सब कुछ कैसे मैनेज होगा। सो यही दिक्कत आ रही थी दिल्ली में उस टाइम पे, दिल्ली म्यूनसिपैलिटी को। तो ये सब दबाव तो पहले से ही था म्यूनसिपैलिटी के ऊपर, दिल्ली म्यूनसिपैलिटी के ऊपर। उसके साथ साथ जो ये एक और चीज़ हो गई, जो दिल्ली में शिफ्ट हो गई कैपिटल, इसकी वजह से और ज़्यादा दबाव पड़ा म्यूनसिपल सर्विसेज के ऊपर। ओके, सो दिल्ली में शिफ्ट करने के लिए, पूरा सब कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए सोशल पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस और फाइनेंशियली और इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स थी उस टाइम पर। और इस टाइम पर जब ये हुआ, शिफ्ट हुई, उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक और जो लेजिस्लेटिव मशीनरीज में जो बदलाव आया बंगाल में, उसकी वजह से जो वहाँ के प्रोविंसेस और जो पंजाब था उसके अंदर पॉलिटिकल प्रेशर, मतलब जो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप आने वाला था वो तय था। ठीक है, क्योंकि ये इतने सारे चेंजेस आए, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेटिक और जो लेजिस्लेटिव मशीनरी है उसमें बदलाव आ गया, तो उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर आना तो बनता था। तो वही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक मतलब नई सिटी बनाने के लिए और नए कैंटोनमेंट्स बनाने के लिए दिल्ली के अंदर, मतलब दिल्ली प्रोविंसेस के अंदर एक लार्ज पार्ट को रिजर्व कर लिया कि यहाँ पर हम पूरा नया बनाएंगे शहर, पूरा अच्छे से। तो वहाँ पर जो दिल्ली इनक्लेव था उसको प्रोविंसेस के नाम से जाना गया, जो कि पूरा 1290 स्क्वायर मील पूरा फैला हुआ था, जिसके अंदर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट और जो यमुना का जो टेरिटरी पार्ट था, यूनाइटेड प्रोविंसेस, वो पूरा, मतलब वो पूरा हिस्सा उसके अंदर आता था। ओके, सो अगर हम जो वहाँ पे टाउन प्लानिंग कमेटी थी, मतलब जो टाउन को प्लान करने वाली थी, कहाँ पे क्या चीज़ होगी और कहाँ क्या चीज़ें बनेंगी, तो वो जो कमेटी बनाई गई थी टाउन प्लानिंग कमेटी, उसने रिकमेंड करा कि एक पूरा लार्ज एरिया फॉर एक्सटेंशन ऑफ द सिटी, मतलब इतने हिस्से में सिटी बनेगी। ठीक है, सिविल लाइंस बनेंगी, और मतलब कहाँ से पूरा कंट्रोल आएगा, बिल्डिंग्स बना, मतलब पूरा एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, कहाँ से पूरा ये जो शहर है कंट्रोल करा जाएगा, मतलब कि पूरे अच्छे से प्लान करा, टाउन जैसे प्लान करते हैं टाउन कमेटी ने। ठीक है, तो उस टाउन प्लानिंग कमेटी का जो हेड था एडविन लुटियंस, उसके पास पूरी फ्रीडम थी कि वो कोई भी साइट चुन सकता है नई कैपिटल बनाने के लिए। तो उस कमेटी ने देखी एक जगह साउथ, जो शाहजहानाबाद का जो साउथ था, वो साइट चुनी उन्होंने कि ये मोस्ट सुटेबल साइट है एक नई सिटी बनाने के लिए। ठीक है, उन्होंने वो जगह चुन ली, और वहाँ पर जो 10 स्क्वायर मील तक सिटी बनेगी उन्होंने ये डिसाइड करा, और जो 15 स्क्वायर मील्स तक न्यू कैंटोनमेंट्स बनेंगे। ओके, और उस साइट में जो साइट थी उसके नियर एक रसायना विलेज था, जहाँ पर उन्होंने सुना कि यहाँ पर हेल्थ रीजंस की वजह से, और जो वहाँ पे अच्छी खासी रिवर वगैरह है, ठीक है, वहाँ का जो अच्छी खासा जो लैंड है, ठीक है, और जो वहाँ पे आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, उन सब की वजह से उन्होंने वो जगह चुनी और सिटी के लिए। और जो कैंटोनमेंट बनाने थे उनके लिए उन्होंने नारायणा एक जगह है, वो साइट चुनी उन्होंने कैंटोनमेंट बनाने के लिए, क्योंकि वो जो जगह थी वहाँ पे काफ़ी सस्ते में मिले थे, मतलब वो जो लैंड थी वो वहाँ पे वो काफ़ी लो कॉस्ट पे थी, और साथ ही साथ वहाँ पर ये भी नहीं करना पड़ता, वहाँ पे कोई बिज़नेस वगैरह नहीं था कि बिज़नेस को मूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब अच्छी खासी जगह उन्हें मिल गई थी कैंटोनमेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से टाउन प्लानिंग पूरी करी, और इस न्यू सिटी की जो प्लानिंग है इसको ऑफिशियल्स ने एक्स्ट्रावेगेंट क्लासिकल आर्किटेक्चर मान लिया। ठीक है, मतलब माना उन्होंने, मतलब बेसिकली ये क्या था, ये सिर्फ एक अटैम्प्ट था कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल डिसमिल, मतलब जो डिसमिल पॉलिटिकल फ्रंट्स हुए थे उसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब जो पॉलिटिकली जो उनको मतलब लॉसेस हुए थे उनको मतलब एक तरीके से उनकी भरपाई करने की कोशिश थी बस। ठीक है, और जो हार्डिंग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा
अपील थे इस ग्रैंड प्लान से, और जो अदर जैसे कि हरकोर्ट, बटलर और जो पैट्रिक थे, उन्होंने सिंपैथी दिखाई इस टाउन के प्लानर्स के लिए, ठीक है। और पहाड़गंज को कैपिटल के अंदर इनकॉर्पोरेटेड करा, मतलब पहाड़गंज को भी कैपिटल के अंदर शामिल कर लिया, क्योंकि वहाँ पर नए रेलवे स्टेशंस बनाने वाले थे। और वहाँ पे जो अनप्लान्ड ग्रोथ थी दिल्ली के अंदर, वो मतलब दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ पर इस बात पर चर्चा की गई कि जो दिल्ली की जो अनइवन जो डेवलपमेंट है, उस पर हम टाउन प्लानिंग मेजर्स के थ्रू, मतलब जो ड्रास्टिक टाउन प्लानिंग मेजर्स हैं उनके थ्रू वहाँ पे सब कुछ डेवलप करें, मतलब ठीक करें। या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि सिर्फ उन सिटी के आसपास का जो एरिया है जो वहाँ पर उसे ख़राब दिखाता है, मतलब जो एक न्यू सिटी को बेकार दिखाता है, या फिर वहाँ पे जो चीज़ें सामने से दिखती हैं, कह सकते हैं, जो ज़्यादा प्रभावित करती हैं नई सिटी को, उनको ठीक करें। तो टाउन प्लानिंग के टाइम पर ये सारा डिस्कशन हुआ। और साथ ही साथ एक और चीज़ थी, इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि जो पुराने शहर हैं वहाँ पर, ओल्ड सिटीज़ हैं, उनकी वजह से जो नए शहर हैं वहाँ पर उनको मतलब कि मतलब पुराने शहर नए शहर को इनक्रोचिंग करेंगे, मतलब कि स्पॉइल करेंगे वहाँ की सिमेट्री को, ठीक है। या फिर इस बात का भी कंबाइंड एक फेयर था उनके बीच में कि जो इंडियन टाउन्स हैं वो पोल्यूट करेंगे इंपीरियल टाउन्स को, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट सीरियस एक अटैम्प्ट बन गया था टाउन प्लान के टाइम पर अर्बन एरिया के लिए, मतलब कि ये काफ़ी सीरियस बात बन गई थी कि इसकी वजह से जो नए शहर बनाए जाएंगे वो पोल्यूटेड होंगे। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करा गया जो वहाँ पर साइन में अच्छी रोड्स बननी चाहिए बिटवीन सिविल लाइन और साइन। तो और ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि वहाँ पे मतलब उस एरिया के आसपास जो सेटलमेंट है, मतलब वहाँ के जो आसपास के एरिया में जो सेटल हो रखे हैं लोग वहाँ की रोड के आसपास, वहाँ पर कुछ भी अगली या फिर कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे भीड़ भाड़ या फिर गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सफाई रहनी चाहिए। और जो वहाँ पे रूम एक्सपेंशन प्रोवाइड करा जाएगा इस चीज़ के लिए। और ये जो जितनी भी इम्पीरियल जो एक कंसिड्रेशन थी, मतलब ये जो एक शाही सोच थी, इसके चलते जो गवर्नमेंट है उसने जो कर्नल एक क्रेक्राफ्ट था, उसने 14 इयर्स पहले जिस तरीके से जो नॉजरलैंड थी उसे अपनी इंटेलिजेंस से जिस तरीके से उसका यूज़ करा था, उसको यूटिलाइज़ करा था, उसी तरीके से उसका सजेशन लेते हुए उन्होंने गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम उसी तरीके से सारी चीज़ें करेंगे। मतलब कि एक आइडिया जिस तरीके से कॉलक्राफ्ट ने अपनी इंटेलिजेंस से वो जगह यूटिलाइज़ करी थी, मतलब कि जिस तरीके से वहाँ पे जो भी करा होगा उसने सेटलमेंट वगैरह, उसी तरीके से ये एक आइडिया लेते हुए उसको मतलब वो आइडिया लेते हुए वहाँ पे पूरा जो भी इनको कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है वो वहाँ पे करेंगे। तो 2 रिपोर्ट्स HV लैनचेस्टर की तरफ से आई, जिनकी डिटेल स्कीम थी टू सेटल द फैमिलीज़ ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स की फैमिलीज थी उनको सेटल करना, और जो एम्प्लॉय थे कंस्ट्रक्शन के, जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे और जो डिस्प्लेस्ड हो गए थे बाय इमिग्रेशन, ठीक है। तो उन सबको रहने की जगह देनी थी, मतलब उससे उन सबको किस तरीके से सेटल करना है, तो उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी थी, मतलब 2 रिपोर्ट तैयार करी थी HV लैनचेस्टर ने, ओके। सो उनके लिए एक जगह चुनी गई, जो जगह सदर बाज़ार के वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ थी। तो ये जो सदर बाज़ार था ये करोल बाग के पास था, ठीक है। तो ये ही जगह इन लोगों के लिए चुनी गई, ठीक है। उसके बाद जो वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया था उस साइट को टाउन प्लानिंग कमेटी की तरफ से और इंडिया और जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे दिल्ली के, उन्होंने इसे अप्रूव कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया था वो 1926 के बाद से बिल्ट करना स्टार्ट करा था उन्होंने, मतलब कि बाद में ये इसका पूरा जो काम चालू हुआ था वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया का वो 1926 के बाद हुआ था। और जो वहाँ का जो प्रपोजल था स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और जो एरिया
बिटवीन वेस्टर्न एक्सटेंशन और जो सिटी के बीच का जो एरिया था उसे इम्प्रूव करा गया। ठीक है, वहाँ पर वाइड रोड बनाई गई जो कि सिविल लाइन से लिंक करती थी न्यू सिटी को थ्रू सदर बाज़ार एंड झंडे वालन। तो इनके थ्रू ये ज्वाइन हो रखा था, मतलब पूरा लिंक हो रखी थी रोड सदर बाज़ार और झंडे वालन की वजह से। ठीक है, इनके थ्रू मतलब। और जो वहाँ की जो सिटी वॉल थी जो कि काबुल से अजमेरी गेट तक थी, उसे डिमोलिश करना था और डिच को फिल करना था, मतलब डिच मतलब खाई को भरना था। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी टाउन प्लानिंग चल रही थी। टाउन प्लानिंग चलते चलते ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर की वजह से ये जो टाउन प्लानिंग स्कीम थी ये स्लो डाउन हो गई, मतलब कि इसका जो काम था वो धीरे धीरे होने लगा, स्लो हो गया पूरा। और जो साउथर्न और जो वेस्टर्न एक्सटेंशन थी उनको भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि जो आगरा दिल्ली के जो कॉर्ड थे रेलवेज़, वो उनके अंदर रीअलाइनमेंट की वजह से टाइम लग गया साउथर्न और वेस्टर्न एक्सटेंशन में। ठीक है, और उसके बाद जो इंपीरियल गवर्नमेंट थी उन्होंने ये काम अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद जो 1917 के अंदर एक मैकनेव ने ये सजेशन दिया कि जो नोजल लैंड है उसे इंपीरियल गवर्नमेंट के अंदर ले लेना चाहिए, मतलब उसके अंडर ले लेना चाहिए। ठीक है, और ये जो उसका सजेशन था इसे कैरी करा गया 1924 के अंदर। ठीक है, मतलब इस टाइम पे लागू करा गया इसका ये सजेशन था। ठीक है, और जो गुप्ता थे उनका ओपिनियन था ये जो एक्सपेंशन था फ्रॉम 1912 टू 1990 ये पूरा आर्टिफिशली स्टिमुलेट था। ठीक है, एंड फिर क्या हुआ, सिविल लाइन को इंडिया सिटी से सेपरेट करने का रिसरफेस किया, मतलब कि उसको अलग करने की वजह से जो क्लास डिस्टिंक्शन था वो फिर से सामने आया। ठीक है, मतलब कि जो क्लास के बीच में जो भेदभाव होता था उसकी वजह से। ठीक है, ऊपर नीचे नीची जाति वगैरह वो जो कुछ भी है क्लासेस का। ठीक है, अमीरी गरीबी वाला वो चीज़ सामने आई, इसकी वजह से जो सिविल लाइन को इंडिया सिटी से अलग कर दिया गया था। उसके बाद वहाँ पर जो मेमोरियल रोड थी उसको क्या था, वहाँ पर वो सिर्फ वो रोड जो सुपीरियर पीपल हैं, मतलब जो अमीर लोग हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, सिर्फ वो लोग उस रोड पे जा सकते हैं, मतलब उस रोड को वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो मेमोरियल रोड है म्यूटनी की। ठीक है, और जो मुंडेन वाला रोड थी वो सिटी फोक के लिए थे, मतलब कि शहर के लोग वहाँ पे आ जा सकते थे, मतलब कि वो लोग उस रोड को यूज़ कर सकते थे। इस तरीके से भेदभाव तो हो रहा था वहाँ पे। और जो दरियागंज था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो वहाँ पे पूरी जो कॉस्ट लगनी थी, पूरा जो वहाँ पे पैसे लगने थे, वो उन सब चीज़ की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के ऊपर डाल रखी थी। और फिर 1916 के अंदर जो कैंटोनमेंट थे उन्हें एक्वायर कर लिया गया और शॉप्स को बेच दिया गया, रेसिडेंस को, और जो स्कूल्स थे उन्हें लार्ज नंबर में रिजर्व करा गया। ठीक है, तो ये पूरी इस तरीके से टाउन प्लानिंग हुई थी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर। ओके, तो हिस्टोरियंस का आर्ग्यू था कि न्यू दिल्ली में नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन की जो इम्पीरियल आर्किटेक्चर है, मतलब बिल्डिंग्स के रूप में जो है वो उसके अंदर मतलब पूरा समाहित है, एक तरीके से कहना चाहिए एम्बॉडिंग वो एसेंस है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे न्यू दिल्ली में नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन की जो इम्पीरियल मतलब शाही जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला, ठीक है, उसका पूरा जो सार होता है, मतलब कि एक जो इम्बॉडिंग एसेंस होता है, पूरा सार इसके अंदर समाहित करने वाली इमारतें हैं। मतलब यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो इस नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के जो अधिकार हैं उनको कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है, कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। इन बिल्डिंग्स के लिए रेड स्टोन्स का यूज़ करा गया और इनके अंदर डेकोरेटिव टर्ट्स का यूज़ करा गया। पोर्टिकोज मतलब कि यहाँ पे जो बरामदे होते हैं वो बनाए गए और छतरीज ये बनाई गई। और साथ ही जो मुग़ल राजधानी शाहजहानाबाद
के बगल में न्यू सिटी का लोकेशन और मुग़ल तरीके से अपने लिए एक इम्पीरियल कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये ऐसे इस तरीके से ये इंडिकेशन मिल रहा था, इस तरीके से ये कंसिडर करा जा रहा था कि ब्रिटिश जो हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं टू क्रिएट फॉर देमसेल्फ इम्पीरियल कैपिटल, ठीक है। और अगर आगे बात करें तो जो नए शहर थे, नए शहरों को शुरू से ही सिंबॉलिक मीनिंग्स के साथ भरा हुआ है। और दो आर्किटेक्ट थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये जो थे इन्होंने अपने डिज़ाइंस में ऑब्जेक्टिव्स का एक थॉट आउट सेट रखा था। मतलब जो थॉमस मेटकाफ हैं, इनका मानना था कि जो हालांकि जो लुटियंस है, जो हमारा एडविन लुटियंस है, ठीक है, एडविन लुटियंस का जो मेन मतलब एडविन लुटियंस मेन डिज़ाइनर है और आर्किटेक्ट है। बेकर जो है, बेकर के डिज़ाइन न्यू दिल्ली की जो आर्किटेक्चर है उसको समझने के लिए एक सेंटर है, मतलब कि एक सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। ओके, सो जो हमारे हर्बर्ट बेकर हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका 1912 के अंदर छोड़ दिया था ऑन इनविटेशन फ्रॉम एडविन लुटियंस। जो एडविन लुटियंस है, उन्होंने इनविटेशन भेजा था कि ज्वाइन करें आके जो दिल्ली का जो मतलब नई बिल्डिंग्स बनी थी, मतलब जो नया निर्माण हुआ था दिल्ली के अंदर, उसके लिए इनविटेशन भेजा था उस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए हर्बर्ट बेकर को। तो वो ये साउथ अफ्रीका छोड़ के आए थे 1912 के अंदर। ओके, सो जो लुटियंस थे, इन्होंने पूरा जो न्यू सिटी और जो वाइस हाउस था उसके पूरे डिज़ाइन का पूरा काम संभाला, ठीक है। एंड जो हमारे बेकर हैं, इन्होंने सेक्रेटरीट ब्लॉक का पूरा काम संभाला। ओके, सो जो हमारे बेकर हैं, इनके आने से पहले ही कई जो डिसीजंस है वो ऑलरेडी ले लिए गए थे। तो जो न्यू सिटी है, न्यू सिटी ओल्ड सिटी के साउथ में बनाया जाना था और जो रायसीना हिल्स के जो सिटाडेल हैं उन पर वाइसराय हाउस को प्लानिंग का एक सेंटर बनाना था। और जो इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर था वो ब्रिटिश इम्पीरियल की कैपिटल के लिए इनअप्रोप्रिएट था। और जो बेकर हैं, इनमें से कई बातों के साथ वो भी सहमत हैं। हालांकि जो बेकर थे उन्होंने एक बात पर जोर दिया था, मतलब एक बदलाव पर जोर दिया था कि जो सेक्रेटरीट था उसको वाइसरॉय हाउस के ऊपर मूव कर देना चाहिए। ओके, सो लुटियंस, बेकर और लॉर्ड हार्डिंग्स इस बात से एग्री करते थे कि जो न्यू दिल्ली है इसका मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियल पोजीशन जो है इंडिया के अंदर, वो इम्पीरियल आर्किटेक्चर की वजह से होना चाहिए। एंड हार्डिंग ने दिल्ली और उसके जो आसपास के इलाके थे उनके साथ जो हिस्टोरिकल एसोसिएशन था उसकी वजह से वहाँ पर उसने ईस्टर्न स्टाइल था उसको यूज़ करने का अर्ज किया, मतलब कि आग्रह किया वहाँ पे इस जो ईस्टर्न स्टाइल इसको यूज़ करने का, मतलब जो प्रेफरेबली जो इंडो सेरेंसिक थी उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने जो वहाँ के जो आर्किटेक्ट्स थे उनको इस चीज़ के ऊपर जोर देकर मतलब इंसिस्ट किया कि उन लोगों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, कि उन लोगों को पॉइंटेड मुग़ल आर्क उनकी डिज़ाइंस में लानी चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से मुग़ल आर्क होते हैं उनको अपने डिज़ाइंस में वो भी इंक्लूड करनी चाहिए। एंड इसी के साथ साथ जो हार्डिंग्स थे उनको मतलब क्या डिज़ायर थी, उनको ये था कि जो वो न्यू इम्पीरियल कैपिटल बना रहे थे वो इंडियंस एक्सेप्ट कर लें। दूसरी ओर लुटियंस की बात करें तो ये लुटियंस यूरोपीय क्लासिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। और उनका मानना ये था कि कोई भी ऑथेंटिक इंडियन आर्किटेक्चर और कोई भी ग्रेट ट्रेडिशन नहीं था, ठीक है। और ये जो इंडियन बिल्डिंग्स हैं ये सिर्फ मतलब डेकोरेशन के लिए ही हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी जो आर्किटेक्चर होता है वो चीज़ नहीं है, ठीक है। और मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं आर्किटेक्चर के वो चीज़ नहीं है और ये सिर्फ सजावट के लिए है, ये जो जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं इंडिया में। एंड जो बेकर हैं, बेकर के लिए
जो इम्पीरियल आर्किटेक्चर है, इम्पीरियल आर्किटेक्चर को इम्पीरियल के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसके जो स्पिरिट में ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की हार्ट को स्टोन में कैप्चर करना, मतलब कैप्चर करने का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और जो न्यू कैपिटल को मतलब ब्रिटिश शासन के तहत जो मतलब ब्रिटिश शासन चलते हुए भी जो एक अच्छी सरकार आई है और एक एकता जो आई है इंडिया में, उसके लिए इसे एक स्कल्पचरल मॉन्यूमेंट बनाना चाहिए, मतलब इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए। एंड द सिटी हैड टू एम्बॉडी सिंथेसाइज इन इट्स स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स। सो जो बेकर हैं उन्होंने ये आर्ग्यू करी कि जो यूरोपियन बिल्डिंग्स हैं साउथर्न लैंड में, उन्हें जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए उसकी बिल्डिंग्स को, मतलब जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत है उसके हिसाब से बनेगा पूरा, ठीक है। सो जो बेकर हैं उन्होंने अपने काम में जो वर्क किया उन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने जो फीचर्स यूज़ करे सच एज ओपन बरांडास एंड कॉलोनेट्स एंड ओवर हैंगिंग ईव्स, स्मॉल हाई विंडोज़ ओपनिंग। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसके अंदर सनलाइट तो लिमिटेड आ रही थी, बट इसके अंदर जो एयर का सर्कुलेशन था वो बढ़ गया था, ठीक है। मतलब कि हवा ज़्यादा आ रही थी और सनलाइट कम थी उसमें, ठीक है। मेटकाफ ने बताया कि ये जितने भी फीचर्स इसने यूज़ करे हैं ये इंडिजिनस आर्किटेक्चर के स्टैंडर्ड एलिमेंट्स थे, और कॉलोनेट्स जो थे वो क्लासिकली इंस्पायर्ड थे। और इसी के साथ साथ जो फीचर्स थे इनके अंदर, मतलब जो बेकर है इसने अपनी बिल्डिंग्स के अंदर मतलब अपनी बिल्डिंग्स को एक्सट्रीम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाया था, और जो इंडियन एक अपीयरेंस थी उसको और ज़्यादा इन्हेंस करा था इससे, ठीक है, अपने डिज़ाइंस में इन फीचर्स का यूज़ करके। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ा वाइस हाउस का, तो उसके अंदर जो ल्यूटियंस है उसने सेवरल इंडियन फीचर्स का भी यूज़ किया, मतलब सेवरल इंडियन फीचर्स को भी वाइस हाउस के कंस्ट्रक्शन में शामिल किया। एंड बिल्डिंग्स की स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइंस को, जो छज्जा होता है उसके मतलब उस छज्जे के साथ एक कोरियंस के थ्रू, ठीक है, रेनफोर्स करा गया। एंड जबकि जो सुकेन छतरीज थी वो रूफ लाइन को पंक्चुएट करती है, और जो एलिफेंट स्कल्पचर्स थे वो एंट्रेंस गेट को मतलब मार्क करते हैं, मतलब सिंबलाइज करते हैं एंट्रेंस को, जो वहाँ पे एलिफेंट के स्कल्पचर्स लगाए गए। एंड वाइसराय हाउस वाज प्लेन, ऑस्टर और मैसिव विथ इंडियन डिटेल्स, जो कि ट्रांसफॉर्म करी गई थी बाय ल्यूटियंस इमेजिनेशन। जो ल्यूटियंस की जो इमेजिनेशंस से जो उसने इंडियन डिटेल्स को जो ट्रांसफॉर्म करा था, उसको वो वाइसराय हाउस को जब उसने डिज़ाइन करा था तो वो डिटेल्स उसके अंदर थी, ठीक है, मतलब इंडियन डिटेल्स के अंदर उसने यूज़ करी थी। एंड बेकर के सेक्रेटेरिएट की बात करें तो बेकर का सेक्रेटेरिएट अपनी जो क्लासिकल सरफेस पर जो इंडियन मोटिव थे उन्हें मोर डायरेक्ट ग्राफ्टिंग दिखाता था, मतलब कि जो बेकर का जो सेक्रेटेरिएट था वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन मोटिव है उन्हें ज़्यादा दिखा रहा था, ठीक है, उस सेक्रेटेरिएट के अंदर, ठीक है, जो बेकर ने डिज़ाइन करा था। ओके, सो अगर हम बात करें जो न्यू दिल्ली के अंदर बिल्डिंग्स बनवाई जा रही थी और बिल्डिंग्स ब्रिटिशर्स बना रहे थे, उनके पीछे का क्या रीज़न था, तो रीज़न ये था कि वो चाहते थे जो इंडिया का जो इम्पीरियल पास्ट रहा है उसके साथ वो अपना ब्रिटिश रूल कनेक्ट कर सकें, मतलब उसके साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स की जो मतलब ब्रिटिश राज की जो एकम्प्लॉयमेंट है, मतलब उपलब्धियां हैं, उन पे वो गर्व की भावना जगाना चाहते थे, ठीक है। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक क्लासिकल स्टाइल को चुना न्यू दिल्ली के अंदर कि ताकि वो जो अपने मॉन्यूमेंट्स के जो आइडियल्स हैं और जो एम्पायर ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी और जो वो इनहेंस करना चाहते थे मोरल वर्थ को ऑफ देयर पॉलिटिकल हैंडीवर्क्स,
तो उन्होंने ये सब चीज़ें कनेक्ट करने के लिए तो उन्होंने क्लासिकल स्टाइल चुना न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, ताकि वो अपने जितने भी मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए थे उनको मतलब वो इन्हेंस कर पाए, मतलब उनसे अपनी जो मॉरल वर्थ है पॉलिटिकल एंड हैंडीवर्क के अंदर उसे बढ़ा सकें वो, ठीक है। सो दिस इज़ वाई कि जो मेट कैफ़े है उन्होंने सजेस्ट करा कि जो इम्पीरियल आर्किटेक्चर है वो किसी भी एनी पर्टिकुलर जोग्राफिक जो सेटिंग्स है उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इसके साथ, पॉलिटिक्स आफ्टर 1911। सो अगर हम बात करें 1911 से पहले की, तो दिल्ली जब तक एक पॉलिटिकल ब्लैक वाटर थी, ठीक है, लेकिन जब कैपिटल ट्रांसफ़र हुई, मतलब दिल्ली कैपिटल बनी, उसके बाद तुरंत ही उसके साथ ही जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, मतलब वहाँ के निवासी जो थे, उन लोगों ने इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया पॉलिटिक्स के अंदर, ओके। और स्पेशली जो ऑल इंडिया रेपुटेशन के जो पॉलिटिशियंस थे उनके साथ कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जो स्लोगन्स और जो आइडियोलॉजीज़ नेशनल एज अ पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में यूज़ करी जा रही थी, अब वो लोकल ग्रीवियंस में यूज़ करी जाने लग गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1906 और 1909 के बीच की बात है ये, जब पॉलिटिकल के फेवर में थे लोग। उसके बाद फिर से रिवाइव हो गया ये 1912 के अंदर, जिसके अंदर क्या हुआ कि जो हार्डिंग है उसको मारने की कोशिश करी गई। अब ये जो कोशिश थी, मतलब उसे जो मारने की कोशिश करी गई थी हार्डिंग को, ये उस चीज़ का जवाब दिया गया था, जो कैपिटल को ट्रांसफ़र करा गया था उस चीज़ का जवाब दिया गया था हार्डिंग को, मतलब अटेम्प्ट मर्डर करने का जो कोशिश करी थी उन्होंने, तो उस चीज़ का जवाब दिया था उन्होंने इस तरीके से। एंड वहाँ पे जो ट्रेडिशनल लॉयलिस्ट और जो उनके अलावा जो मैनी रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने अपनी जो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ था वो दिखाया, ठीक है। और वहाँ पर इन सब में जैसे कि मोहम्मद अली जैसे लोग शामिल थे, पर जो दिल्ली की इन्वॉल्वमेंट थी वो ना के बराबर थी यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर जो मतलब दिल्ली के जो मेन लोग थे वगैरह वगैरह, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम थी, ठीक है, ना के बराबर ही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। एंड जब 1914 के अंदर दिल्ली लाहौर में जो कॉन्स्पिरेंसी हुई थी, मतलब कि जो षड्यंत्र रचा गया था, उसके ऊपर जब बहुत ही हार्श पनिशमेंट को अनाउंस करा गया था, मतलब कि कठोर सज़ा सुनाई गई थी, तो उसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा फैल गया था, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया था, ठीक है। और अमीर चंद एक लोकल मैन थे जो सबके चहीते और मतलब पॉपुलर थे, उनको डेथ की सज़ा सुनाई गई थी। और मतलब इस वाले केस में भी ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे, मतलब ये जो इंसिडेंट था, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म को इतना सपोर्ट नहीं मिला दिल्ली के अंदर जितना बंगाल में मिला, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकली एक्टिव बंगालीज थे उन्होंने दिल्ली के अंदर आना भी स्टार्ट कर दिया था 1912 के अंदर। और एक और चीज़ हुई कि खिलाफत मूवमेंट जब हुआ तो सबको तो लग रहा था कि इसके मतलब लिए पुअर रिस्पांस मिलेगा दिल्ली की तरफ से, बट उसका उल्टा हुआ। जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिज्म मतलब रिस्पांस दिया, अच्छा रिस्पांस दिया, इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है। और ये मेनली जो अली ब्रदर्स है उनके चीफ मतलब जो ये चीफ बने हुए थे उस प्रोटेस्ट के, उसकी वजह से ज़्यादा हुआ। और इन्होंने खुद को 1912 के अंदर दिल्ली के अंदर सिचुएटेड करा था यहाँ पर, इसलिए। एंड उसी टाइम पर मोहम्मद अली ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था कॉमरेड नाम का, जिसमें उर्दू हमदर्द था, जो उस टाइम पर मतलब उस टाइम पर उस न्यूज़पेपर ने सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी थी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो न्यूज़पेपर उस टाइम पर। एंड शौकत अली की अंजुमन ए कुद्दम ए कवा ने एक मतलब जो बाल्कन वॉर हो रही थी 1913 में टर्की के अंदर, तो उस चीज़ से सिंपैथी दिखाने के लिए, ठीक है, सिंपैथाइज करने के लिए एक एसोसिएशन फॉर्म करी, जिसके अंदर मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही बड़ी मेंबरशिप थी, उसके अंदर बहुत लोग शामिल थे उस एसोसिएशन के अंदर जो इन्होंने बनाई थी फॉर सिंपैथाइज विद टर्की।
और उस टाइम पे कांग्रेस की मीटिंग्स के लिए एक वेन्यू बना हुआ था, डॉक्टर अंसारी का घर, जो कि दरियागंज में था, दरस सलम में, ठीक है। तो वो एक वेन्यू बना हुआ था जहाँ पर बहुत सारी कांग्रेस की मीटिंग करी गई थी, और वहाँ पर जितने भी लीडर्स थे उन सब ने लोकल लेदर मर्चेंट्स की हेल्प से वहाँ पे उनकी हेल्प करी थी फाइनेंशियली। जो लोग मतलब सपोर्टर्स थे टर्की के सिंस द 1870s 1870 के टाइम से जो भी सपोर्टर्स रहे थे टर्की के, उन सबकी हेल्प लेके मतलब फाइनेंशियली हेल्प करी थी। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि दिल्ली के जो यंग मैंस थे उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म के तरफ मतलब क्यों ना मुड़ना पसंद करा, मतलब वो लोग क्यों इस तरफ नहीं गए, तो उसके पीछे का जो रीज़न था वो मोहम्मद अली जैसे लोगों का इन्फ्लुएंस था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो एगिटेटर्स थे उनकी वजह से। एंड अगर हम बात करें बाइडन जो डिप्टी कमिश्नर थे, इन्होंने 2 लिस्ट तैयार करी थी श्रेयंस की, जिनमें से एक को तो प्रिजर्व करना था, दूसरे को डिस्ट्रॉय करना था। उस टाइम तक ये आवाज़ उठाने के एबल थे, मतलब ये रेज कर सकते थे अलार्म, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें जब कैपिटल को शिफ्ट करा गया दिल्ली के अंदर, तो उस टाइम पर उसके साथ ही साथ जो प्रकाश थे, लाहौर के प्रकाश, उन्होंने चाहा कि जो आर्य समाज का जो हेड क्वार्टर है ना वो दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो जाए। और जो प्रतिनिधि सभा थी उन्होंने जो गुरुकुल कांगड़ी थी उसकी एक ब्रांच स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सोचा कि हम एक ब्रांच स्टार्ट कर देते हैं गुरुकुल की कांगड़ी का, ठीक है। और उसके बाद आर्य समाज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया था सिटी के अंदर, स्पेशली जाट जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा हो गया था इसका इन्फ्लुएंस आर्य समाज का। और साथ ही साथ वहाँ पर जो गुरुकुल कांगड़ी थी उसको सेंट स्टीफन जो कॉलेज था उसके साथ उसके क्लोज कनेक्शंस हो गए, मतलब वो जो क्लोज कनेक्शन डेवलप हुए थे वो जो मुंशी राम थे, एक बहुत ही पॉपुलर स्वामी श्रद्धानंद नाम से जाने जाते थे मुंशी राम, और CF एंड्रूज, उनके बीच में दोस्ती थी। उसकी वजह से ये जो गुरुकुल कांगड़ी और सेंट स्टीफन कॉलेज के बीच में कनेक्शंस बढ़ गए, मतलब और ज़्यादा क्लोज हो गए कनेक्शंस। और 18 अगर हम बात करें जो उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो 1890 से ही आर्य समाज के सपोर्ट में थे, मतलब उसके साथ सिंपैथेटिक थे। एंड 1915 से लेकर 1917 के बीच जब अली ब्रदर्स जेल में डाले गए थे, उस टाइम पे दिल्ली की जो पॉलिटिकल स्टेज बोलो, मतलब पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी लो हो गई थी। एंड 1917 के अंदर स्टेट ऑफ सेक्रेटरी जो थे मॉन्टेग्यू, उनकी विजिट की एंटिसिपेशन में लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई थी सिटी के अंदर। और इसी टाइम जब ये सब हो रहा था, इस टाइम ही कुछ लोगों ने होम रूल लीग और नेशनल एजुकेशन मूवमेंट्स में, जो नेशनल एजुकेशन मूवमेंट्स एनी बेसेंट के थे, उनमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। और उनके अंदर मिस जी मेनार और जो इंद्रप्रस्थ स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, और डॉक्टर्स जैसे कि अंसारी और AC सेन लॉयर जैसे कि RS पियर लाल और असाफ अली, अब्दुल रहमान और अब्दुल अजीज़ और SN बोस और शिव नारायण और भी कुछ जो बैंकर्स और मर्चेंट्स थे, वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और पहली जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद नेशनलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो ऑरिजिनेट हुई थी 1917 के अंदर, वो थी इंडियन एसोसिएशन, जो कि 2 लॉयर्स की तरफ से बनाई गई थी। इट वॉज यूज बाय अजमल खान टू प्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ द मॉडरेट्स टू मॉन्टेग्यू, मतलब कि इसका यूज़ करा था अजमल खान ने मॉन्टेग्यू के सामने मॉडरेट्स के व्यूज़ को दिखाने के लिए, ठीक है, मतलब जो मॉडरेट्स के जो विचार थे उनको रखने के लिए, ठीक है। एंड एट दैट टाइम एसोसिएशन ने दिल्ली प्रोविंसेस के लिए एक अलग से डिमांड रखी थी, मतलब एक स्पेसिफिक डिमांड रखी थी। तो उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये थी कि उन्होंने चाहा कि जो दिल्ली है उसे एक गवर्नर प्रोविंसेस बनाया जाए विथ अ काउंसिल, जिसके अंदर एक काउंसिल भी हो, क्योंकि जो प्रोविंशियल काउंसिल था और इंपीरियल काउंसिल था उसमें मतलब इसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। और दिल्ली के अंदर जो कोर्ट्स हैं उनके अलावा भी
जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अलग अलग होनी चाहिए, मतलब कोर्स तो अलग अलग होने ही चाहिए, उनके साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अलग अलग होनी चाहिए। सो इंडियन एसोसिएशन ने ये डिमांड्स रखी थी। और अगर हम बात करें 1918 के एंड तक, मतलब 1918 के एंड होने तक ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होने लग गए। अब इसके पीछे की क्या वजह थी? इसके पीछे की ये वजह थी जो 1918 और 1921 के बीच में जो प्राइस बढ़ गए, मतलब हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, किराए के दाम बढ़ गए, क्लोथ्स जो क्लोथ की मार्केट है वो धीमी पड़ गई, मतलब मंदी हो गई, और इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, और उसके बाद जो मेन सबसे बड़ा रीज़न था जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो 1918 में हुई थी अक्टूबर के अंदर, मतलब ये जो महामारी फैली थी इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होने लग गए थे 1918 के एंड तक। एंड उसके बाद फिर 1919 के अंदर 7 मार्च को गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाई, ठीक है, रोलेक्स जो सत्याग्रह मूवमेंट था उसके लिए। उसके बाद इस मीटिंग के बाद क्या हुआ, जो रोलेक्स सत्याग्रह मूवमेंट है इसने तेज़ी पकड़ ली, मतलब स्पीड पकड़ ली है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चला और दिल्ली के अंदर से 120 लोगों ने ये सत्याग्रह प्लेज को साइन करा था। और ये स्वामी श्रद्धानंद जो थे इनकी लीडरशिप के अंदर दिल्ली के अंदर हो रहा था ये सत्याग्रह, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 1920 के अंदर अगस्त के अंदर नॉन कोऑपरेशन एक्टिविटीज़ शुरू हुई, जो जिसके अंदर जो प्यारे लाल और जो अजमल खान थे इन्होंने अपना जो टाइटल था वो छोड़ दिया, मतलब कि इन्होंने अपने पद से छुट्टी ले ली, ठीक है। और जो गिडवानी थे, मतलब जो प्रिंसिपल थे हिंदू कॉलेज के, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन जो इस मूवमेंट की सबसे अच्छी बात थी, मतलब सबसे बढ़िया बात, वो ये थी कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने काउ शेल्टर करना बंद कर दिया और हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर जो गल्फ रोशन था मेहरौली में उसको बॉयकॉट किया, ठीक है। लेकिन इन सालों में जो लोकल ग्रीवेंस थी उसको पूरी तरीके से नहीं भुला पाए, ठीक है। और 1920 अगस्त में मॉर्निंग पोस्ट में एक कंप्लेन आई कि जो सत्याग्रह और जो नॉन कोऑपरेशन का जो लीडर है उसने जो दिल्ली के जो टेंटेंट्स मतलब कि किराएदार हैं उनके इशू को नेगलेक्ट करा है। ओके, नाउ अगर हम आगे बात करें न्यू दिल्ली की, तो न्यू दिल्ली की जो म्यूनसिपालिटी थी ये सेटअप तो 1916 में ही हो गई थी, बट ये एक इफ़ेक्टिव बॉडी 1925 में बनी, ठीक है। और अगर हम बात करें ये जो दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर थे इनको ये पूरा काम दिया गया था कि सिटी को डेवलप करने का और मैनेज करने का, जो नोजल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इनको देखने का, इनको डेवलप करने का, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर की थी। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 1928 के अंदर ख़त्म हो गई। जो डिप्टी कमिश्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन सब चीज़ों की देखभाल करना, वो भी 1928 के अंदर ख़त्म हो गई। एंड 1931 के अंदर जो इम्प्लीकेशन थी, मतलब कि कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वो भी क्लियर हो गई थी। और उसके बाद जो वहाँ की जो अर्बन गवर्नमेंट थी दिल्ली की, वो पुराने शहर को मेंटेन करने से ज़्यादा जो नया शहर बनाया था उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा चिंता कर रही थी, ठीक है। मतलब कि पुराने शहर की इतनी मतलब मेंटेनेंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। नए शहर पे अब पूरा फोकस आ गया था कि जो ये पूरा नया शहर बनाया है इसके ऊपर फोकस रहा। और जो सबसे वेल डेवलप्ड म्यूनसिपल सर्विस थी और जो वाटर सप्लाई सिस्टम थे उन्हें न्यू सिटी के लिए बदल दिए गए, मतलब कि न्यू सिटी के बेनिफिट के लिए उन सबको बदल दिया गया एट कॉस्ट ऑफ ओल्ड सिटी, मतलब पुराने शहर की कीमत पर नए शहर के लिए ये सारी चीज़ें चेंज कर दी गई, ठीक है। सुनाओ, इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। सुनाओ, अब कंक्लूज़न ये निकला है कि इसके अंदर ये था कि जब हमारे इंडिया की कैपिटल को चेंज करा गया था, शिफ्ट करा गया था, तब उस टाइम पे किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी जो वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स थे। मतलब किसी किसी ओकेजन्स पे जब कोई लोकल प्रॉब्लम इस चीज़ से कनेक्ट होती थी तो वहाँ के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे वो किस तरीके से अफेक्ट होते थे इस चीज़ से, और जो पुरानी सिटी थी वो किस तरीके से पॉलिटिकल हार्ट बनी अर्बन एरिया का, और जो ऑफिशियल्स थे वो और ज़्यादा
कॉन्शियस हो गए थे, मतलब पहले से ही कॉन्शियस हो गए थे इस चीज़ को लेकर कि जब 2 कमेटी और जो 2 पॉलिटिकल ग्रुप्स आएंगे तो उनको बैलेंस करना, उनको मेंटेन करने के लिए पहले से ही जो ऑफिशियल्स थे वो पहले से ही कॉन्शियस हो गए, ठीक है। और जो इम्पीरियल कैपिटल दिल्ली के अंदर ट्रांसफ़र हुई वो इस चीज़ का एग्जांपल था, मतलब कि किस तरह जो इंडिया है जो एक डायनेमिक और डाइवर्स ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हो रहे थे, उन सब का मतलब उन सब के लिए एक जवाब देना चाहा उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स हैं, कि जो ब्रिटिशर्स का जो मिशन है इंडिया के अंदर, इम्पीरियल मिशन है, उसको वो दोबारा से डिफ़ाइन करना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने मतलब दोबारा रीडिफ़ाइन करने की कोशिश करी थी इस चीज़ से कि मतलब एक तरीके से कहें जो ये रीडेफिनेशन हो रही थी ये उन्हें इस तरीके से मिशन दे रही थी कॉलोनियल पॉलिसी मेकर्स को, जिन्होंने ये पॉलिसीज़ बनाई थी कि जो ब्रिटेन की जो इम्पीरियल पोजीशन है वो अभी भी इंडिया के अंदर वीक नहीं पड़ी है, मतलब कि कमज़ोर नहीं पड़ी है अभी भी, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो मोमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, उनके बाद भी वीक नहीं हुई है। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जो दिल्ली की पॉलिटिकल और जो एथनिक आइसोलेशंस थी उनको भी एंड कर दिया, और दिल्ली धीरे धीरे बढ़ती गई, मतलब इंडिया का पार्ट बनती गई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते गए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूँगी। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय।